Hello everyone, welcome to the Foster Nursing. In this video, I am continuing my part 2 of menstrual cycle. Let's begin. This section of my video, I am going to start with changes during menstrual cycle. So, menstrual cycle में दो तरह के changes होते हैं. First, ovarian changes and second, uterine changes. ओवेरी में जो चेंजेस होते हैं उन्हें हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है एंड यूटेराइन चेंजेस को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है. तो सबसे पहले हम ओवेरियन चेंजेस की बात करेंगे. ओवेरियन चेंजेस में फर्स्ट फेज जो है वो फॉलिक्यूलर फेज होता है एंड सेकेंड फेज ल्यूटियल फेज है. एंड यूटेराइन चेंजेस में फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज एंड सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिंग फेज एंड थर्ड फेज सिक्रीटरी फेज. अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ओवेरियन चेंजेस. ओवेरियन चेंजेस के अंदर फर्स्ट फेज जो है वो है फॉलिक्यूलर फेज. इस फेज की ड्यूरेशन जो है वो होती है 6th से 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड इस फेज में कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, इमेच्योर फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं मेच्योर फॉलिकल्स के अंदर. एंड जब मेच्योर फॉलिकल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये मेच्योर फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल इसे हम बोलते हैं. एंड ग्राफिन फॉलिकल फर्दर रप्चर होकर के ओव्यूलेशन कराता है 14th डे पे. अब हम ये देखते हैं कि ये इमेच्योर फॉलिकल मेच्योर फॉलिकल तक कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब कौन कौन सी स्टेजेस इसमें आती हैं, कैसे कैसे करके ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनता है. सो बिफोर बर्थ क्या होता है कि बिफोर बर्थ जो हमारे ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड बर्थ के बाद जो चाइल्डहुड पीरियड होता है एक बेबी गर्ल का, उस चाइल्डहुड पीरियड के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो बेबी की ओवरीज होती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं. एंड जैसे ही वो बेबी प्यूबर्टी में एंटर करता है, देन प्यूबर्टी से लेकर के मीनोपॉज तक ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स फर्दर ग्रो करते हैं, ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं, ओव्यूलेशन होता है. एंड ये प्रोसेस हर मंथ चलता है. तो होता क्या है, बिफोर बर्थ से पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, चाइल्डहुड में ओवरीज इनएक्टिव थी. एंड जैसे ही बेबी गर्ल जो है वो अपनी टीनेज में आती है या प्यूबर्टी एज पे आती है तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल में. एंड प्राइमरी फॉलिकल फर्दर ग्रो करता है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल. एंड ये ग्रोइंग फॉलिकल्स फिर मेच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं. एंड ये ग्राफिन फॉलिकल फिर रप्चर हो जाता है एंड जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. ओवम क्या होता है, इस ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो 14th डे पर होती है. अब हमें ये देखना है कि ये फॉलिकल्स कौन से हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं, ग्रो होकर के कौन से हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं एंड क्या प्रोसेस हो रहा है. तो इसके बारे में अब हम बात करते हैं. हमने ये पढ़ लिया कि इमेच्योर फॉलिकल से मेच्योर फॉलिकल होने तक कौन कौन से फेजेस हैं फॉलिकल के, एंड ओव्यूलेशन कहाँ हो रहा है, मेच्योर फॉलिकल क्या है, ये हमने अभी यहाँ तक पढ़ा. आगे हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, कौन से हार्मोन्स कब एक्ट कर रहे हैं. नाउ हम बात करते हैं, जब एक बेबी गर्ल अपनी टीनेज में आती है, प्यूबर्टी एज पर आती है, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है वो GnRH को रिलीज करता है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और ये GnRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर के एक्ट करता है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी FSH रिलीज करती है. एंड वो FSH क्या करता है, हमारी ओवरीज के पास जाता है एंड ओवरी फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करता है. एंड ये फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, टर्शरी एंड मैच्योर होते हैं. और जब ये फॉलिकल्स ग्रो कर रहे होते हैं, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन का रिलीज करते हैं. एंड ये ईस्ट्रोजन फर्दर 2 फंक्शन करता है. अब ये 2 फंक्शन क्या करता है कि एक तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, जो FSH इंक्रीज हो रहा होता है उस FSH को जा करके सप्रेस कर देता है, तो FSH का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है. सेकेंडली ईस्ट्रोजन क्या करता है, इस LH को इंक्रीज कर देता है. अब जब LH का लेवल इंक्रीज होता है तो जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, जो मेच्योर फॉलिकल था, वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है. और उसके रप्चर होने को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं. एंड ओव्यूलेशन जब हुआ तो ओवम रिलीज हुआ एंड ओवम तो रिलीज हो गया, और जो रप्चर्ड पार्ट बचा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. एंड कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है LH. Time for the extra dose.
सो फॉलिकल्स की अगर हम बात करें तो एट बर्थ 2 मिलियन फॉलिकल्स एक बेबी की ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड एट 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, मतलब बेबी के बर्थ से पहले इंट्रायूट्राइन लाइफ में 20 वीक्स पे मैक्सिमम नंबर में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं 6 to 7 मिलियन एंड एट प्यूबर्टी 4 लाख प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज 10,000 फॉलिकल्स रह जाते हैं। सो गाइज यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम के रिलीज होने तक हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा ओवेरियन साइकिल में, ओवेरियन साइकिल के फर्स्ट फेज में विच इज फॉलिक्यूलर फेज। नाउ बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। एलएच सर्च, अगर हम बात करें कि एलएच सर्च, तो एलएच सर्च जो है वो 34 से 36 प्रायर टू ओव्यूलेशन होता है एंड एलएच पीक की अगर बात करें तो वो 10 से 12 आवर्स प्रायर टू ओव्यूलेशन हमें देखने के लिए मिलता है। एंड एलएच का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एलएच का प्राइमरी फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करना। एंड ओपीके, व्हाट इज ओपीके? ओपीके इज ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं? इस किट से हम ये चेक करते हैं कि वुमेन के यूरिन में एलएच की प्रेजेंस है या नहीं है। अगर हमें उस किट से एलएच की प्रेजेंस डिटेक्ट होती है तो हम बोलते हैं कि ओव्यूलेशन हुई है। तो बेसिकली ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम इस ओपीके किट का यूज करते हैं एंड ये डिटेक्ट करती है एलएच को इन यूरिन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ईस्ट्रोजन का पीक लेवल क्या है? ईस्ट्रोजन का पीक लेवल होता है 200 पिकोग्राम। सेकेंड फेज देखते हैं ओवेरियन चेंजेस में। सेकेंड फेज इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को कांस्टेंट फेज भी बोला जाता है। कांस्टेंट फेज हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड रहती है, ना वो कम होती ना वो ज़्यादा होती, इसीलिए इसे कांस्टेंट फेज बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एंड नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन 14 डेज की होती है। अब हम इसके इवेंट्स की बात करते हैं। इवेंट्स देखें अगर हम इसमें, तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, जो हमने फर्स्ट फेज में पढ़ा था ओवेरियन साइकिल के, ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम रिलीज होगा एंड ओवम रिलीज होने के बाद जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसका क्या फ्यूचर होता है? तो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है फर्दर? ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। अब इसके बाद क्या होता है? दो तरह की चीज़ें होती हैं जो हम आगे देखेंगे। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया, इसके बाद या तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यू रहेगा 3 मंथ्स तक एज कॉर्पस ल्यूटियम वेरम, और ये क्या करेगा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद ईस्ट्रोजन तो लेस अमाउंट में रिलीज होगा एंड प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? टोकोलाइटिक की तरह एक्ट करता है एंड जो कि बहुत नेसेसरी होता है हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, राइट, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम 3 मंथ्स तक रहता है क्योंकि प्लेसेंटा तब तक फॉर्म नहीं हुआ होता है। तो वो 3 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। बट सेकेंडली अगर हम बात करें कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फ्यूचर है? तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स में एंड डिसअपियर हो जाता है 26 से 28 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मतलब लास्ट डे पे जाकर के क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस जो था, जो पिंक इन बॉडी होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम एल्बिकन्स जो कि वाइट इन बॉडी है उसमें कन्वर्ट हो जाता है एंड फाइनली क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। अब 14th डे पे बनना शुरू हुआ कॉर्पस ल्यूटियम एंड 28th डे पे जाकर के वो डिसअपियर हुआ। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि इस ड्यूरेशन में फिर कौन से चेंजेस आए? मतलब 14 दिन से लेके 28वें दिन तक क्या क्या चीज़ें हुई फिर? तो चलिए अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन तो एक्सेस अमाउंट में रिलीज करेगा, बट प्रोजेस्टेरॉन को देखते हुए ईस्ट्रोजन क्या होता है? उसका लेवल कम होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंक्रीज लेवल होता है ना ईस्ट्रोजन का, वो क्या करता है
कि नेगेटिव फीडबैक ये सोच रहे होंगे कि ऊपर तो मैंने ये बोला कि ईस्ट्रोजन का लेवल लेस होता है एज कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन, और नीचे मैं ये बोल रही हूँ कि ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है इसीलिए नेगेटिव फीडबैक सेंड होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो मैं इसका रीज़न बता दूँ कि हमने बात करी थी फॉलिकुलर फेज में कि फॉलिकल्स जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, एंड यहाँ पे सेकेंड ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है वो कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है। तो जो फॉलिकल्स रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन को उसके कंपैरेटिवली जो कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है उसका लेवल इंक्रीज्ड है। तो ये इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेंगे, एलएच के लेवल को डिक्रीज कर देंगे। अब जब एलएच का लेवल डिक्रीज होगा तो एलएच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए। अब जब एलएच का लेवल ही कम हो गया तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब एलएच का लेवल कम हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ने भी डीजनरेट होना शुरू कर दिया, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ऐसे जाकर के कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीटली। एंड अब क्या है, जब कॉर्पस ल्यूटियम ही कन्वर्ट होने लगा एल्बिकन्स में, मतलब कि वो डीजनरेट हो रहा है, तो जो वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था वो भी कम हो जाएगा। अब जब ये कम हो गया तो हमारा नेगेटिव फीडबैक कब गया था, जब इनका लेवल इंक्रीज था, अब इनका लेवल कम है, तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जा रहा था हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को वो क्या होगा, वो रिमूव्ड हो जाएगा। और जैसे ही वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म रिमूव होगा वैसे क्या होगा, हमारी न्यू साइकिल जो है वो बिगिन हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा डोज की। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन जैसे ही ओव्यूलेशन होती है 14th डे पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वैसे ही उसका भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड कॉर्पस ल्यूटियम का कंप्लीट फॉर्मेशन कब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वो 18th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कंप्लीटली कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। एंड मैक्सिमम फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का हमें कब देखने के लिए मिलता है, मैक्सिमम फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का हमें 24th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे देखने के लिए मिलता है, या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 14th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें मैक्सिमम फंक्शन देखने के लिए मिलता है कॉर्पस ल्यूटियम का। सेकेंड है कि डीजनरेशन कब स्टार्ट होता है, डीजनरेशन स्टार्ट होता है 24th और 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, मतलब मैक्सिमम फंक्शन हमें 24th डे पे दिखा, उसी के कुछ आवर्स बाद क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ बुक्स में 24th डे पे दिया गया है, कुछ में 25 दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किया है। 24th और 25th डे पे क्या होगा, इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड ये कंप्लीटली जो डिसअपियर होता है कॉर्पस ल्यूटियम वो 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हमारा लास्ट डे होता है साइकिल का, उस पर कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है। एंड बात करें अगर कि अनाटॉमिकल डिसअपियरेंस कब होता है, तो अनाटॉमिकल डिसअपियरेंस ये विद इन 2 वीक्स में हो जाता है द डे डीजनरेशन स्टार्ट, मतलब जिस दिन डीजनरेशन स्टार्ट हुआ था उस दिन से लेकर के विद इन 2 वीक्स क्या होता है, ये एनाटॉमिकली भी डिसअपियर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट इज मिडल शिमर साइन। मिडल शिमर साइन बोलते हैं हम जब ओव्यूलेशन के दौरान लोअर एब्डोमिनल पेन किसी वुमेन को फील होता है, या फिर 14 डे के आसपास लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मिडल शिमर साइन। गाइस यहाँ तक हमने पढ़े थे अभी दोनों फेज ओवेरियन साइकिल के, फर्स्ट था फॉलिकुलर फेज एंड सेकंड था ल्यूटियल फेज। अब ओवेरियन चेंजेस जो थे हमारे वो कंप्लीट होते हैं, एंड अब हम मूव ऑन करते हैं अपने यूटेराइन चेंजेस के ऊपर। एंड यूटेराइन चेंजेस एंड ओवेरियन चेंजेस मैं फिर से बोलूँगी कि ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। ओवेरी अपना काम कर रही होती है एंड यूट्रस अपना काम कर रहा होता है, इनमें ये जितनी भी फेजेस हैं वो एक साथ चल रही होती हैं। एंड अब हम बात करते हैं यूटेराइन चेंजेस की। तो यूटेराइन चेंजेस के अंदर जो फर्स्ट फेज आता है वो होता है ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज है तो हम नाम से ही कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड। सो इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो क्या होती है, 1 से लेके 5 डेज तक, जो फर्स्ट साइकिल के हमारे 5 डेज होते हैं वो ब्लीडिंग फेज होता है। अगर हम ये बात करें कि ब्लीडिंग ये तो हो रही है, तो वो पहले 5 डेज में क्यों हो रही है, बाद में भी तो हो सकती है,
क्यों पहले ही दिन में हमने बोला कि ये ब्लीडिंग फेज है, क्यों हमने नहीं बोला कि लास्ट के जो 5 डेज होते हैं वो ब्लीडिंग फेज होता है? तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। तो जो डे 1 होता है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था ल्यूटियल फेज में कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो लास्ट डे तक कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब हमारी साइकिल का फर्स्ट डे है तो क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम प्रीवियस साइकिल में था वो कंप्लीटली रिग्रेस्ड हो गया, क्योंकि LH जो था वो डिक्रीज हो गया था हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। तो LH नहीं था, LH के ना होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो कंप्लीटली रिग्रेस्ड हो गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है यहाँ पे, तो डे जो हमारा 1 से लेके 5 है उसमें क्या होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी लैक करेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, इनका लेवल भी कम हो जाएगा। एंड हमें पता है कि जो ईस्ट्रोजन है वो वेजोडायलेशन कराता है, तो जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो जो ब्लड सप्लाई थी हमारे यूट्रस की वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। अब ब्लड सप्लाई कम होगी तो हमें पता है हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे यूट्रस को ऑक्सीजन भी मिलता है। जब ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड सप्लाई कम हो गई तो इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है। एंड अगर ये नहीं करेक्ट हुआ तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा एंडोमेट्रियल सेल्स में। एंड जो ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस की वो क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी। एंड जब ब्लड वेसल्स ओपन होंगी तो जो डेड एंडोमेट्रियल सेल्स हैं एंड ब्लड जो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा। एंड मैसेज वो किसको सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को एंड एक्टिवेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। और हाइपोथैलेमस क्या करेगी, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगी। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास 2 हार्मोन होते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। एंड हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसे लव हार्मोन भी बोला जाता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। एंड ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देगा मायोमीट्रियम में। एंड जो भी ब्लड कलेक्ट हुआ है, जो भी ब्लड वहाँ पे ब्लड वेसल्स ओपन हुई हैं, जितना भी ब्लड है, म्यूकस है, उस सबको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करा के यूट्रस की वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट करा देगा। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उस ब्लड की कंपोजिशन क्या क्या होती है, उस ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कंपोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, कंपोजिशन की बात करें तो एंडोमेट्रियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है एंड प्लाज्मिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। गाइस प्लाज्मिन प्रोटीन का क्या फंक्शन है हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड में? प्लाज्मिन प्रोटीन क्या करता है कि हमारा ब्लड अगर यूट्रस के अंदर कलेक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो ब्लड एक्सपेल आउट होगा, तो प्लाज्मिन प्रोटीन क्या करता है, जो हमारा ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, उसको क्लॉट नहीं होने देता। अगर वो प्लाज्मिन प्रोटीन ना प्रेजेंट हो तो क्या होगा कि यूट्रस के अंदर ही ब्लड क्लॉट से इकट्ठे हो जाएंगे एंड वो फर्दर पैथोलॉजी अराइज करेंगे। तो इसीलिए प्लाज्मिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समटाइम्स कि क्या फंक्शन है इसका, तो ये हेल्प करता है कि ये क्लॉट नहीं बनने देता यूट्रस के अंदर, मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, उसको वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट। बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज की, जो यूट्राइन चेंजेस का सेकेंड फेज है। इस फेज को वेरिएबल फेज भी बोलते हैं। वेरिएबल इसलिए हमने इसको बोला है क्योंकि ये वेरी करता रहता है। इसका जब हम बोलते हैं कि हमें मेंसेस हमारे इतने डेज डिले हो गए या उतने डेज डिले हो गए, तो कौन सा फेज है जो अफेक्ट होता है, तो प्रोलिफरेटिव फेज है वो अफेक्ट होता है। एंड ये वेरी करता है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, और इसी रीज़न की वजह से जो वुमेन को मेंसेस होते हैं वो लॉन्ग हो जाते हैं कभी, और कभी शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज को हम वेरिएबल फेज भी बोलते हैं। एंड इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है 6 से 14 डेज का ड्यूरेशन है। एंड इसमें कौन से इवेंट्स होते हैं, अब ये सेकेंड फेज है हमारे यूट्राइन चेंजेस का, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्या होता है, हमारी ओवरी में कौन सा फेज चल रहा होता है 6 से 14 डेज के बीच में, हमारी ओवरीज में हमने पढ़ा था कि फॉलिकुलर फेज चल रहा है। एंड वो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स थे वो ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे थे। और यूट्रस में कौन सा फेज चल रहा है, यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। तो क्या होगा कि ये इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन हमारे यूट्रस में क्या काम करेगा, ये हमारी एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की, उसके सेल्स को इंक्रीज कर देगा नंबर में, यानी कि हाइपरप्लेजिया कर देगा। अब इसने इंक्रीज ईस्ट्रोजन ने तो हाइपरप्लेजिया कर दिया, तो
एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी, बेसिकली ये क्या करता है, रीजनरेट करता है हमारी एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होगी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इधर हो जाती है 3 to 4 mm, एंड लास्ट डे जो होता है इस फेज का, प्रोलिफरेटिव फेज का, वो 14th डे, उधर क्या होता है, ओव्यूलेशन अकर हो जाती है, और इस फेज में एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रही होती है। बात करें थर्ड फेज, जो सिक्रेटरी फेज है एंड प्रिपरेटरी फेज भी इसे बोलते हैं, इसकी ड्यूरेशन होती है 15 से 28 डेज की। एंड जब यूट्रस में ये सिक्रेटरी फेज चल रहा होता है तो हमारे ओवरी में कौन सा फेज चल रहा होता है, हमारे ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रहा होता है, जिसे हम कांस्टेंट फेज भी बोलते हैं, उसकी भी ड्यूरेशन 15 से 28 डेज होती है। एंड इधर जो यूट्रस में सिक्रेटरी फेज चल रहा है, इसकी ड्यूरेशन भी 15 से 28 डेज होती है। तो अब वहाँ पे जब ल्यूटियल फेज था तो वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम का हमने पढ़ा था कि उसका क्या फ्यूचर होता है। तो सिमिलरली सिक्रेटरी फेज में भी क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे यूट्रस की एंडोमेट्रियम को की हाइपरट्रोफी करेंगे, हाइपरप्लेजिया करेंगे। एंड इस कॉर्पस ल्यूटियम का फर्दर वही चीज़ है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये इम्प्लांटेशन के लिए हमारी एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, ये फिर ब्लीडिंग फेज के लिए हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं इसी सिक्रेटरी फेज में कि LH के इन्फ्लुएंस के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, LH की प्रेजेंस में। बट अब क्या होता है कि जैसे यूट्राइन ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हुआ तो जो म्यूकस सिक्रीटिंग एंडोमेट्रियल ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और ये ग्लैंड्स डेवलप होकर ब्लड वेसल्स एनलार्ज हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं एंडोमेट्रियल म्यूकस सिक्रीटिंग ट्यूब्यूलर ग्लैंड से। एंड इस फेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस देखने के लिए मिलता है जो विजाइना से आउट होता है, इसीलिए इस फेज को हमने सिक्रीटरी फेज भी बोला है। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। स्पिन ब्रैकेट साइन जो टर्म है वो हम रेफर करते हैं किसके लिए, चलिए देखते हैं। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत स्लिपरी, वाटरी और क्लियर होता है एंड स्ट्रेचेबल होता है। नॉर्मली कैसा होता है वो, नॉर्मली क्या होता है ओव्यूलेशन से पहले, ये बहुत क्लियर होगा एंड स्ट्रेचेबल होगा। अगर हम स्ट्रेच की बात करें तो वो कितना mm या कितना इंच स्ट्रेच होगा, 1 इंच तक वो स्ट्रेच हो सकता है। एंड 1 इंच मतलब ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर या 24 mm हम कह सकते हैं कि वो उतना स्ट्रेच होगा। अगर इतना स्ट्रेच हो रहा है इसका मतलब कि वुमेन जो है वो मोस्ट फर्टाइल है एंड ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड एग वाइट के जैसा इसका अपीयरेंस होता है। एंड ये जो है वो किस हार्मोन के वजह से हमें देखने के लिए मिलता है, दिस इज बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बिफोर ओव्यूलेशन क्या टेम्परेचर होता है एंड एट ओव्यूलेशन और आफ्टर ओव्यूलेशन क्या टेम्परेचर रहता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। बिफोर ओव्यूलेशन जो हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट एट ओव्यूलेशन या आफ्टर ओव्यूलेशन जो होता है इसमें इंक्रीज होता है, वो भी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। एंड ओव्यूलेशन पे इंक्रीज हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जितने भी रिमेनिंग डेज हैं उसमें वो इंक्रीज रहता है एंड कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड होता है सेम टेम्परेचर। एंड बिफोर ओव्यूलेशन अभी हमने पढ़ा कि वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्कस्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमें कब देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि कौन सी फेज में हमें ओवरी चेंजेस वाली फेजेस में या फिर यूट्राइन चेंजेस वाली फेजेस में, कौन से फेजेस में हमें देखने के लिए मिलते हैं कॉर्कस्क्रू शेप के एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। तो ये हमें अर्ली सिक्रीटरी फेज में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम है उसे हम कॉर्पस ग्रेविटालिस बोलते हैं, जो कि 8 से 10 वीक्स तक मेंटेन रहता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मली 2 to 3 months। एंड क्वेश्चन इज कि एनोरेक्सिया जो होता है वो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की 5 फेजेस में से कौन से फेज में देखने के लिए मिलता है। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे।
Thank you for watching. If you have any query or myth related to menstrual cycle, you can email your query and I will definitely try my best to clear all your doubts. For query, I have mentioned my email in the description box below. And please don't forget to like, subscribe and share my channel.